वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? मुझे यस बता दो मैम तो। आ रही है। अच्छा, आज जो है ना हम करेंगे वर्बल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग को। और हम सही है। उसमें देखेंगे किस किस तरह के हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स क्या क्या होती हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो लेट ठीक। मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, इज दिस विजिबल नाउ? यस। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें ना टेबल ऑफ कंटेंट में, तो आपको स्टार्ट में नजर आएगा ये फर्स्ट में तो वर्बल टेस्ट है एंड सेकंड में मैथ का टेस्ट है। ठीक है, जब आपका कंप्लीट हो जाए ना वर्बल की सारी प्रिपरेशन, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट फॉर वर्बल। और जब आप सारा अकाउंट को कवर कर लें तो यू कैन टेस्ट दिस मैथ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंड, कितना आपको आता है। ठीक है। अच्छा, वर्बल जो हमारे पास पोर्शन होता है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास बेसिकली चार तरह की क्वेश्चन टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिनसे रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ इफ यू कैन सी, जस्ट अ मोमेंट, अगर आप ये देखें पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 को। ठीक है, पार्ट 3 में हमारे पास टेक्स्ट कॉम्प्लीशन है, पार्ट 4 में हमारे पास सेंटेंस इक्वलेंस है, पार्ट 5 में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पार्ट 6 में है लॉजिकल बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो बेसिकली ये वो 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पास वर्बल के पोर्शन में आ रहे होते हैं। इन 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन से मिलके आपका पूरा पेपर बना हुआ होता है। ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू में आपको इन चारों का बता देती हूँ कि इनमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और फिर हम आज जो है वो टेक्स्ट कंप्लीशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, टेक्स्ट कंप्लीशन में आपके पास इस तरह से होता है कि आपके पास एक सेंटेंस गिवन होता है या एक टेक्स्ट गिवन होता है। जरूरी नहीं है सिर्फ वन सेंटेंस ही हो, इट कुड बी मोर देन वन। ठीक है, और उसमें आपके पास ब्लैंक्स होती हैं। ठीक है, एक ब्लैंक भी हो सकती है, दो ब्लैंक्स भी हो सकती हैं और थ्री ब्लैंक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तीनों आती हैं आपके पास। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस होते हैं, उससे रेलेवेंट आपके पास नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे। आपको 5 ऑप्शंस गिवन होंगे और उन 5 ऑप्शंस में से आपको एग्जैक्ट जो आपका करेक्ट आंसर है ना, वो आपको उसके अंदर इंसर्ट कर देना होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास टेक्स्ट कॉम्प्लीशन में। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं सेंटेंस इक्वलेंस। सेंटेंस इक्वलेंस में आपके पास क्या होता है कि इसमें भी आपके पास एक टेक्स्ट का पोर्शन गिवन होता है। इट कुड बी अ सिंपल वन सेंटेंस और इट कुड बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मोर देन वन और टू सेंटेंसेस। ठीक है, और उसमें आपके पास यूं हो रहा होता है कि नीचे आपके पास ऑप्शंस गिवन होते हैं। 6 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, जिनमें से 2 आपके पास ऐसे होंगे जो सिनोनिम्स होंगे। आपने 2 करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना होता है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन चूज करते हैं ना, और दूसरा आप एक करेक्ट आपने चूज किया और दूसरा आपने रॉन्ग चूज किया, तो आपका ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग मार्क होता है। ठीक है, और अगर आपने एक ही ऑप्शन चूज किया इवन दो दैट वन इज करेक्ट, फिर भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। यानी अगर आपने सेंटेंस इक्वलेंस के क्वेश्चन में 2 आंसर्स चूज करने हैं और उन दोनों आंसर्स को बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। ठीक, थर्ड हमारे पास जो आता है वो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास इस तरह से होता है कि एक पैसेज गिवन होता है। ठीक है, और उस पैसेज से रिलेटेड आपके पास 2 या 3 क्वेश्चंस नीचे गिवन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके इस तरह से हो सकते हैं कि व्हाट कैन यू इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पूरे पैसेज को आपने पढ़ा है, क्या आपने इसमें से गेट किया। नीचे 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से आप एक चूज कर लें। ठीक है, या पैसेज से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं और नीचे ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, आपको करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। और जो आपके पास फोर्थ टाइप है ना, लॉजिक बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लॉजिक बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह से हो रहा होता है कि एक पैसेज गिवन होता है। ठीक है, इट इज अ स्मॉल पैसेज 3 to 4 लाइंस। बड़ा पूरा जिस तरह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो पूरे बड़े पैसेजेस गिवन होते हैं। आई कैन शो यू लाइक, जस्ट अ मोमेंट। ओके। ठीक है, अगर आप इसको देख सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास, ओके, दिस इज द होल पैसेज दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, और इसी पैसेज से रिलेटेड आपके पास नीचे क्वेश्चन है कि प्राइमरी पर्पस क्या है पैसेज का अकॉर्डिंग टू पैसेज। एक उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ऊपर से पैसेज पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करना है। थर्ड में उसने बताया हुआ है कि क्या आपने इन्फर क्या किया है पैसेज में से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं पैसेज कंप्लीशन वाले में। ठीक है, और जो थर्ड है लॉजिक बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लॉजिक बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, लाइक दिस इज अ पैसेज। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, अब आपने इस सारे को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसको समझना है कि ये आपको बेसिकली क्या कह रहा है।
ठीक है। अभी जैसे इसने पैसेज दिया तो क्वेश्चन ये कि स्ट्रॉन्गली सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, इस पूरे पैसेज के उसने आपको 5 कंक्लूजंस दिए हैं और आपको गेस करना है कि ये कौन सा कंक्लूजन है जो बेसिकली इस पैसेज को एग्जैक्टली बता रहा है कि अब सपोर्ट कर रहा है स्ट्रॉन्गली। ठीक हो गया। तो इस तरह के 4 तरह के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि हमारे पास टेक्स्ट कॉम्प्लीशन। ठीक है। टेक्स्ट कॉम्प्लीशन में जिस तरह हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, टेक्स्ट एंड सेंटेंस कॉम्प्लीशन बोथ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये है कि आपके पास एक, जिस तरह ये आपको एक सेंटेंस गिवन है, ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसके रेलेवेंट आपको 5 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है। तो उन 5 ऑप्शंस को आपने देख के जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है वो आपने क्या कर देना है, अपनी ब्लैंक के अंदर फिल कर देना है। ठीक हो गया। और एक ही आपने चूज करना है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन और टेक्स्ट कॉम्प्लीशन में फर्क ये है कि सेंटेंस कॉम्प्लीशन में आपने 2 चूज करने होते हैं, 2 ऑप्शंस अपने चूज करने होते हैं। उसने आपको यहाँ मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, सेलेक्ट वन एंट्री फॉर ईच ब्लैंक। ठीक है। तो आपने दोनों में से जो आपकी एग्जैक्ट सही वाली है वो आपने क्या कर लेनी है, चूज कर लेनी है। ठीक है। चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है, इन यूरोप फुटबॉल अदरवाइज नोन एज सॉकर, it is most popular sport by several orders of magnitude, whereas in America fandom is fairly evenly dashed among a few different sports। ठीक हो गया। अब आप देखें, ये आपके पास एक पूरा सेंटेंस गिवन है जिसमें उसने बहुत सारी आपको क्या किया, बातें की, बहुत सी आपको कॉमर्स नजर आ रही है, इन यूरोप फुटबॉल अदरवाइज नोन एज सॉकर कॉमा। ठीक है। यानी डिफरेंट आपके पास क्लॉजेस को मिला के उसने एक सेंटेंस आपको कंप्लीट करके दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपको वोकैब के आने के साथ साथ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है और क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि इन यूरोप फुटबॉल अदरवाइज नोन एज सॉकर, यानी यूरोप में फुटबॉल, यानी फुटबॉल को वो क्या कहते हैं, यूरोप में क्या बोलते हैं, सॉकर बोलते हैं। ठीक है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट बाय सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। वो ये कहना चाह रहा है कि यूरोप में जो फुटबॉल है वो क्या है, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड में। ठीक है। वेयर एज, जबकि, ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे आपको वेयर एज नजर आ रहा है। अब इसने क्या किया, एक दूसरी बात की है, इन अमेरिका, यानी फुटबॉल यूरोप में तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, फैंडम इज फेयरली इवनली डैश अमंग अ फ्यू डिफरेंट स्पोर्ट्स, यानी उसकी जो फैंडम है वो क्या है, इवनली क्या हुई हुई है डिफरेंट स्पोर्ट्स में। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, अब जिस तरह फुटबॉल के बाद इसने एक ही क्लॉज लगाई हुई है, अदरवाइज नोन एज सॉकर। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। आप जो चीजें आपके लिए, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम की नहीं है, आप उसको ओमिट कर सकते हैं और आपने उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जो आपको बताएंगे कि नीचे वाले ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन आपने क्या चूज करना है। ठीक है। यानी वो ये कह रहा है कि यहाँ से आपके पास इन यूरोप फुटबॉल जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है। वेयर एज, जबकि अमेरिका में क्या है, तो इसका मतलब है कि इससे एक जैसी बात तो नहीं होगी। ठीक है। इससे क्या होगी, थोड़ी सी कैसी बात होगी, अगर वो मोस्ट इससे पॉपुलर है ऑपोजिट तो बात होगी। हाँ, यस। तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका अमेरिका में भी अगर वो कुछ ऐसा यहाँ पे यूज करता ना वर्ड, वेयर एज की बजाय एज वेल एज, तो आपको पता चल रहा था कि अच्छा, अगर यूरोप में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो इट मीन्स अमेरिका में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर ही होगा, लेकिन उसने वेयर एज का वर्ड यूज किया। ठीक हो गया। अच्छा, उसने कहा फैंडम इवनली क्या है, इवनली के बाद आ गया डैश। अब हम अपनी ब्लैंक से देखते हैं। फर्स्ट ब्लैंक एज रिगार्डेड। ठीक है। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, एनी प्रेज। वर्ड? हाँ जी। प्रेज करना। यस। ठीक है। उसके बाद इंस्पायर्ड है हमारे पास, इंस्पायर्ड भी सिंपल वर्ड है। ठीक है। यस। इंजॉयड, इंजॉय करना। मेयर्ड, मेयर करना, या अपोर्शनड। ठीक है। अपोर्शन का मतलब होता है पोर्शन से, ये निकला है तकसीम करना। ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब आप इसको देखें कि आपके ख्याल में कौन सा वर्ड इसमें फिट आता है कि यूरोप में तो पॉपुलर है वो मोस्ट स्पोर्ट्स में, ठीक है, फुटबॉल है, लेकिन अमेरिका में उसका क्या वो है, इवनली वो क्या है, इवनली रिगार्डेड है, इवनली इंस्पायर्ड है, इवनली एंजॉयड है, इवनली मेयर्ड है, या इवनली अपोर्शनड है। आप इसमें क्या पोर्शन। चूज करेंगे? अपोर्शन, आपने अपोर्शन को किस उससे चूज किया? क्योंकि वहाँ पे तो पॉपुलर है बहुत ज्यादा, ठीक है।
और यस, इस यहाँ पे जो वर्ड आएगा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, मतलब उससे ऑपोजिट कोई चीज़ आएगी ना, तो सारे मीनिंग जो बाकी हैं वो इस तरह रिलेट नहीं करे। अपोर्शन इज रिलेटेड टू ये डिस्ट्रीब्यूटेड ना, तो वही यस। आएगा। यानी आपके पास यूरोप में फुटबॉल आपके पास सबसे ज्यादा पॉपुलर है सेवरल स्पोर्ट्स में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में भी उसने बात की। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको पता है ना क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसने मोस्ट पॉपुलर की अगर बात की तो इसका मतलब कि अगर एक सेवरल स्पोर्ट्स का आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लें तो उसमें सबसे पॉपुलर जो सबसे टॉप पे आएगा वो आपका फुटबॉल होगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में उसकी फैंडम क्या हो गई है? फेयरली इवनली डैश अमंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, यानी वो अपोर्शन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग डिफरेंट स्पोर्ट्स। इट मींस कि अमेरिका में जैसे बाकी स्पोर्ट्स के फेमस हैं, उनको उनकी पॉपुलैरिटी है, वैसे ही फुटबॉल की भी पॉपुलैरिटी है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई है? किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो हम समझा आगे मैम। चलते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट में वो हमारे पास ये कह रहा है सेकंड में, द एस्ट्रोफिजिस्ट argue that our books and films about interstellar space travel are a form of mass dash, comma, and thus only a miracle on a scale heretofore unseen could allow a human being to voyage to even the closest star in another solar planet. अच्छा, इसमें अगर आप इसको पढ़ें पूरा, उसने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया हुआ, दो क्लॉजेस हैं, एक में पहली बात बताई है, एक में उसने दूसरी बात बताई है। फर्स्ट में वो ये कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोफिजिक्स होते हैं वो कहते हैं, वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स वो लोग हैं, फिजिक्स वो लोग हैं जो कि आपके पास एस्ट्रोनॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारे बुक्स में और हमारी फिल्म्स में जो इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल है, यानी आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जा रहे हो, एक स्टार से दूसरे स्टार में जा रहे हो, जिस तरह से वो दिखाई जाती है हमारी बुक्स में और हमारी फिल्म्स के अंदर, आर अ फॉर्म ऑफ मैस डैश। वो क्या है, किस चीज की फॉर्म है, ठीक है। एंड दैट ओनली अ मिरेकल ऑन अ स्केल ऑफ हेयर टू फोर का मतलब होता है यहाँ से पहले, ठीक है। अनसीन could allow human being to voyage होता है वो ट्रेवल जो आप बाय सी करते हैं, या वो ट्रेवल जो आप स्पेस में कर रहे होते हो, ठीक है, टू इवन द क्लोजेस्ट स्टार इन अनदर सोलर सिस्टम। यानी वो कहता है कि ये कोई मिरेकल ही होगा, ठीक है, अब तक के स्केल में ये कोई मिरेकल ही होगा जो अभी तक हमने नहीं देखा ऐसा मिरेकल, कि ह्यूमन बीइंग सफर करके चले जाएं एक अनदर स्टार के ऊपर जो कि किसी और सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, एक सोलर सिस्टम है, लेकिन जैसे इंटरस्टेलर्स में आप देखते हैं, मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो गैलेक्टिक ट्रेवल्स करते हैं और कितने फास्ट गैलेक्टिक ट्रेवल्स होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये कोई मिरेकल ही होगा कि जो अभी तक हमने नहीं देखा, कि ह्यूमन जो है वो सफर करके किसी और सोलर सिस्टम के स्टार पे चले जाएं, ठीक है। तो जो चीज अब बुक्स में दिखाई जा रही है वो तो इससे क्या है, एक कॉन्ट्रोडिक्टरी बात है, ठीक है। बुक्स में तो ऐसा नहीं दिखाया जाता, फिल्म में तो ऐसा नहीं दिखाया जाता। एक्चुअली तो आप अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि आप इतना तेज, अभी हम मार्स तक ही जा सके, इससे ज्यादा तो हम आगे गए ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी फिल्म्स और हमारी मूवीज जो बनती हैं इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल पे, वो तो दिखाती हैं विद एक पोर्टल से आप एंटर हुए, दूसरे से निकल गए, मिनट्स में आपने ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये जो चीज दिखाई जा रही है ये क्या है? फॉर्म ऑफ अ मैस डैश, ठीक है। अच्छा, इनोवेशन है, यानी ये जो चीज आपको बुक्स और फिल्म्स में दिखाई जा रही है, क्या ये इनोवेशन है? डिल्यूजन है ये हमारे पास? डिल्यूजन का आपको पता है क्या होता है? ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है आप या यस। ह्यूमन उसको थिंक कर सके, ठीक है। डिमेंशिया इज अ मेंटल डिजीज, ठीक है। यस। कैटेस्ट्रोफ हमारे पास क्या होती है? कोई नागानी आफत, कोई तबाही है, ठीक है। ये डिस्ट्रक्शन। हिस्टेरिया, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, यस, गुड। हिस्टेरिया, ये हिस्टेरिया भी हमारे पास, ये भी एक मेंटल डिजीज है, ठीक है। तो डिमेंशिया एंड हिस्टेरिया ये तो दो हो गई मेंटल डिजीजेस, तो डिजीज तो यहाँ पे नहीं आ सकती है, फॉर्म ऑफ मेंटल डिजीज तो नहीं हो सकता, ठीक हो गया। देन वी हैव कैटेस्ट्रोफ, कैटेस्ट्रोफ भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब आप बताएं कि क्या ये मैस इनोवेशन है या मैस डिल्यूजन है? हाउ वुड यू डिल्यूजन। हाउ वुड यू ओके नो इट एंड हाउ वुड यू मैम फाइंड इट? हेलो, मैम डिल्यूजन आएगा। ये डिलीट कर। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे सर कि ये डिल्यूजन कैसे आएगा? तो डिल्यूजन इस तरह आएगा कि मेरेकल की बात हुई, यानी मेरेकल का मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स इस बात पे आर्ग्यू करेंगे ना कि ये डिल्यूजन में ड्रामास वगैरह या जो भी फिल्म्स वगैरह होती हैं तो इस इमेज डिल्यूजन हैं उसकी, ठीक है।
और क्योंकि ये असल में ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप एक दूसरे स्टार तक जा पाए। यस, ठीक है। तो ये नहीं, जो आपको मूवीज एंड फिल्म्स में जो चीजें दिखाई जाती है ना, तो बेसिकली वो एक डिल्यूजन है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, ठीक है, जिसमें ये जो चीज आपको दिखाई जा रही है और वो बिल्कुल ठीक है, तो आप कह सकते थे कि ये एक इनोवेशन है, एक नई चीज हमने बना ली है, कि जैसा बुक्स में दिखाया जा रहा था वैसा तो अब हम एक्चुअली में भी कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मिरेकल ही होगा अगर कुछ ऐसा हो गया तो, ठीक है। तो जो चीज आपको बुक्स एंड फिल्म्स में दिखाई जा रही है, यहाँ पे कीवर्ड आपकी है कि जो बुक्स एंड फिल्म्स में आपको जो बात बताई जा रही है ना, ठीक है, वो आपका क्या है, एक मैस डिल्यूजन है, वो बहुत बड़ा आपके पास डिल्यूजन है, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जो एक करेक्ट आंसर है दैट वुड बी डिल्यूजन। ऑलराइट। अच्छा, अभी फर्स्ट टू आपके पास जो क्वेश्चंस थे दैट वर द एग्जांपल जिसमें आपके पास सिंगल ब्लैंक है, सिंगल ब्लैंक वाली एग्जांपल्स थी, ठीक है। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 जो भी हम कवर करेंगे दैट हैज टू ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए आपने फर्स्ट गिवन ऑफ दिस कॉलम जहां पे लिखा हुआ है ब्लैंक 1, इसमें से आपको एक चूज करना है, और सेकंड ब्लैंक के लिए आपने जो आपके पास दूसरा कॉलम है उसमें से आपने एक चूज करना है, ठीक हो गया। ओके, अब वो कह रहे हैं peculiarly enough Shakespeare has been often dashed as the best English language playwright and often dashed as a man lacking education to write those plays। ठीक हो गया। अच्छा, peculiar का मतलब होता है ये जी काफी अजीब बात है, peculiar enough का मतलब होता है काफी अजीब बात है, यानी अब जो उसने आगे बात की है वो काफी अजीब बात है, ठीक है। कि शेक्सपियर जो है हमारे पास हैज ऑफन डैश एज अ बेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर, यानी शेक्सपियर को बेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो इट मींस कि अगर उसने कहा है बेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर, तो यहाँ इस ब्लैंक के अंदर जो भी वर्ड आएगा दैट वुड बी अ पॉजिटिव वर्ड, ये बेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर आपको ये चीज बता रही है, ठीक है। एंड ऑफन डैश एज अ मैन लैकिंग एजुकेशन टू राइट दोज प्लेस, ठीक है। अब आप देखें, एक तो उसको ये कहा जा रहा है कि वो बेस्ट एजुकेशन प्ले राइटर है, और दूसरी बात उसने क्या की है कि एज अ मैन लैकिंग द एजुकेशन, यानी ऐसा आदमी है जिसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो इन प्लेयर्स को राइट कर सके, ठीक है। तो ये लैकिंग एजुकेशन वाली बात आपको ये बात बता रही है कि इस ब्लैंक में जो भी चीज आएगी ना दैट वुड बी अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। ये बात आपको समझ आती है। तो अब आपको समझ आइए, Yeah. अब दो बातें, अब ये प्रिक्यूलर कैसे है कि एक पॉजिटिव बात है कि वो जो है वो एक बेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर उसको किया जाता है, क्या किया जाता है, क्राउन किया जाता है, स्टिग्मेटाइज, कैस्टरसाइज, हम ये देखते हैं, ठीक है। और लेकिन ऑफन उसको क्या किया जाता है, क्या कि वो उसके पास एजुकेशन इतनी नहीं है कि वो ऐसे प्लेज लिख सके, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस की तरफ हम देखते हैं, ब्लैंक वन को पहले कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज क्राउंड, ठीक है। क्राउंड का मतलब सबको पता है, किसी को आप जो वैल्यू करना जिसको आप बोल सकते हैं, Yes. ठीक हो गया। देन इज स्टिग्मेटाइज्ड, ठीक है। स्टिग्मेटाइज्ड का मतलब होता है ग्रेट डिसअप्रूवल, यानी आप किसी को बहुत ज्यादा अप्रूवल किसी बंदे को मिल रहा है, ठीक है। और कैस्टिगेट का मतलब होता है रेप्रिमांड, ठीक Yes. हो गया। अच्छा, अब ये जो स्टिग्मेटाइज है और जो कैस्टिगेट है, ये तो हो गया आपके पास दो नेगेटिव वर्ड्स। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ आ गई कि ना तो ये स्टिग्मेटाइज हो सकता है ना ये कैस्टिगेट हो सकता है। तो हमारे पास ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा, Crown. क्राउंड। ये बात समझ आती है सबको कि क्राउंड इसमें किस तरह है, Yes. ठीक है। इसमें आपने देखा है कि 3 ब्लैंक्स थी, 2 नेगेटिव वर्ड्स थे, एक पॉजिटिव वर्ड था, ठीक है। और आपकी ब्लैंक आपको बताती है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड आएगा कि शेक्सपियर हैज बीन ऑफन क्राउंड एज अ बेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर, ठीक है। कि शेक्सपियर को बेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर के लिए क्राउन किया जाता है कि वो बहुत अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज के प्लेज लिखता है, ठीक है। एंड ऑफन डैश एज अ मैन लैकिंग एजुकेशन टू राइट दोज प्लेस, ठीक है। अब उसको क्या किया जाता है, डिमोनाइज्ड किया जाता है, डिसमिस्ड किया जाता है, या डिफाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, डिमोनाइज जो है ना, ये हमारे पास बेसिकली डीमन से ही निकला है। इसका मतलब होता है कि किसी को पोर्ट्रे करना, विकेड किसी को पोर्ट्रे करना, ठीक है। ये एक्सट्रीमली एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है डिसमिस, ठीक है। डिसमिस का सबको मतलब पता है कि आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, डिसमिस कर दिया आपने उसको, ठीक है। एंड थर्ड वन इज डिफाइड, ठीक है। डिफाइड एक पॉजिटिव वर्ड है, और डिफाई का मतलब होता है किसी को रिगार्ड करना एज, या इतनी किसी को रिगार्ड करना लाइक वर्शिपिंग समबडी एज गॉड, के
जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो उनका फैंडम किसी भी राइटर के साथ या किसी भी फेमस के साथ इस तरह से होता है कि वो उनको एक्सट्रीम रिगार्ड दे रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस डिफाइड इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड द रेस्ट टू आर नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो आप तो डिफाइड तो डेफिनेटली नहीं आ सकता, ठीक हो गया, क्योंकि उसको रिगार्ड तो नहीं किया जा रहा लैकिंग एजुकेशन के लिए, ठीक। तो या तो यहाँ होगा डिमोनाइज्ड, यहाँ होगा डिसमेड। तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या होगा? एनीवन जो बता सकें कि इसमें क्या डिसमिस का क्या आएगा? मतलब था? डिसमिस करना मतलब? डिसमिस्ड, डिसमिस का मतलब होता है कि उस चीज को सेंड अवे कर देना, इतना उसको नहीं करना, डिसमिस उसका क्या वैल्यू, करता है? ठीक है। यस, डिमोनाइज्ड इस वजह से नहीं होगा क्योंकि डिमोनाइज इज एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड, ठीक है। वो उसको विकेट पोर्ट्रे करना किसी को, कि कोई बंदा बहुत ज्यादा बुरा है, तो लैकिंग एजुकेशन के लिए आप किसी को विकेट तो पोर्ट्रे नहीं कर सकते, ठीक हो गया। यस। तो दिस इज, दीज टू आर नेगेटिव बट दिस वन इज एक्सट्रीमली नेगेटिव, तो ये इसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो आपके पास ऑप्शन आएगा दैट वुड बी डिसमिस्ड, ठीक है, समझ आ गई है। यानी शेक्सपियर को क्राउन किया जाता है फॉर बेस्ट इंग्लिश प्ले राइटर, लेकिन अक्सर उसको डिसमिस भी कर दिया जाता है कि इसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि ये इस तरह के प्लेस लिख सके, ठीक। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी यस का कोई मैम। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। नो मैम। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि although it was not a university's policy to dash the authority of its faculty, the president felt that the professor's comment regarding affirmative actions could not remain dash। किसी को अगर ये सेंटेंस पढ़ के कुछ समझ आ रहा है तो कोई अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे, इसमें ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ऑल दो स्टार्टिंग में आगे, इसका मतलब है कि दो ना ऑपोजिट वर्ड होंगे ना, कि पहले में यस, मतलब एक चीज आगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो दूसरे में अगर अगर पहले में पॉजिटिव यूज हुआ तो उसमें दूसरे वाले में नेगेटिव होगा, और वाइस यस, वर्सा होगा, ठीक है। तो इससे तो ऑल दो से ही अंदाजा हो रहा है, ठीक है। तो उसने ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी की बात की है कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी नहीं है कि डैश द अथॉरिटी ऑफ इट्स फैकल्टी, कि ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट फेल्ट दैट द प्रोफेसर कमेंट्स रिगार्डिंग द अफर्मेटिव एक्शन कुड नॉट रिमेन डैश। तो दोनों ऑपोजिट ही आएंगे, तो हम वो यस, कंपेयर कर लेंगे मीनिंग के साथ कि क्या बन रहा है उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसने अब आपने ये चीजें ख्याल रखनी है कि ये जो इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं ना, ऑल्दो, वेयर एज, ये आपको बता रहे होते हैं कि आपने अप्रोच किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये ऑल्दो, जैसे कि अभी सर ने डिफाइन किया, ये ऑल्दो आपको ये चीज बता रही है कि आपके पास दोनों ब्लैंक्स में ऑपोजिट तरह की चीजें आएंगी, यानी अगर एक ब्लैंक पॉजिटिव वर्ड के साथ जाएगी तो जो सेकंड ब्लैंक है वो नेगेटिव वर्ड के साथ जा रही होगी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ऑल्दो इट इज नॉट यूनिवर्सिटीज पॉलिसी टू डैश द अथॉरिटी ऑफ फैकल्टी। अब यूनिवर्सिटी की पॉलिसी नहीं है कि वो फैकल्टी की अथॉरिटी को क्या कर सके, ठीक है, उसको डिफेंड कर सके, उसको रेमिनेट कर सके या उसको अंडरमाइन कर सके, ठीक है। मीनिंग्स हम अभी देखते हैं। कॉमा, द प्रेसिडेंट फेल्ट दैट द प्रोफेसर्स कमेंट रिगार्डिंग अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं पॉजिटिव एक्शंस, ठीक है, कुड नॉट रिमेन डैश। लेकिन प्रेसिडेंट को ये लगता है, ऑल्दो ये नहीं है, पॉलिसी नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है वो करे हम आपकी फैकल्टी की अथॉरिटी को कुछ व्हाटएवर हियर इज, लेकिन प्रेसिडेंट को फिर भी ये चीज लग रही है कि जो प्रोफेसर के कमेंट्स हैं ना रिगार्डिंग अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन के बारे में, कुड नॉट रिमेन डैश, उनको क्या नहीं आप कर सकते, अनअवेल नहीं हो सकते, अनचैलेंज नहीं हो सकते, या अवर्टेड नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम इनका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है डिफेंड। डिफेंड इज अ सिंपल वर्ड, आपको पता है डिफेंड का मतलब होता है किसी चीज को डिफेंड करना, ठीक है। उसके बाद है रूमिनेट, ठीक है। तो रूमिनेट का हमारे पास मतलब आ जाता है थिंक डीपली अबाउट समथिंग, ठीक है, यानी आप किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से जो आप सोचते हैं ना, दैट मीन्स रूमिनेट। हम इसको एक नजर देख भी लेते हैं, सो आई नो कि ये यही चीज है। जस्ट अ मोमेंट, हाँ देखें, थिंक डीपली अबाउट समथिंग, यस। ओके। और उसके बाद है अंडरमाइन, ठीक है। अंडरमाइन का क्या मतलब होता है? किसी को थ्रेट करना, ठीक है, डिसमिस डिमिनिश कर देना किसी को, ठीक। तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या नहीं है कि वो डिफेंड करे अथॉरिटी को, फैकल्टी को,
उसके बारे में सोचे, रेमिनेट करे या अंडरमाइन करे। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें, अच्छा हम आगे भी पढ़ लेते हैं फिर देख लेते हैं कि क्या आएगा। कि अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट है वो क्या कह रहा है कि प्रोफेसर के कमेंट्स को क्या नहीं, कुड नॉट रिमेन डैश अनअवेल्ड। अनअवेल्ड का मतलब हमारे पास आ जाता है, सॉरी आई फॉरगॉट अनअवेल्ड, जस्ट अ मोमेंट, लेट इट चेक। लेट मी चेक। अनअवेल्ड इज अचीविंग लिटिल और नथिंग, इनफेक्टिव। ठीक है, यानी जो प्रोफेसर के कमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, अनसक्सेसफुल भी आप अनसक्सेसफुल। कह सकते हैं। ठीक है, अनचैलेंज। या हाँ अनसक्सेसफुल, या आप अनचैलेंज नहीं, अनसक्सेसफुल। ठीक है, उसके बाद अनचैलेंज आ जाता है कि आप उसके जो कमेंट्स है उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज अवर्टेड। ठीक है, अवर्टेड का मतलब है क्लेम करना या मेंटेन करना, कि आप वो जो उसके कमेंट्स हैं वो रहेंगे, एक एक उस पे रहेंगे, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि यूनिवर्स, अब आप इसमें दो वर्ड्स हैं। ठीक, तो फर्स्ट आपके ख्याल में फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा कि पॉलिसी, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या है कि वो अथॉरिटी को क्या नहीं कर सकते, डिफेंड नहीं कर सकते, डिफेंड। डोमिनेट नहीं कर सकते, या अंडरमाइन नहीं कर सकते। डिफेंड। डिफेंड आपने इसमें कैसे लगाया है? इट वाज नॉट प्रेसिडेंट फेल्ट दैट। इस तरह मैं सोच रहा था कि दोनों ऑपोजिट वर्ड होंगे तो एक डिफेंड होगा, तो फिर वहाँ पे एवर्ड का आपने क्या मीनिंग बताया? एवर्ड। जी, एवर्ड का मीनिंग वर्ड तो ए वी। मैंने मतलब बताया, मैं क्लेम करना, क्लेम। अच्छा। दोनों ऑपोजिट आने चाहिए, तो इनमें से देख लेते हैं कौन से ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हैं बिल्कुल। अच्छा देखें, डिफेंड और अनचैलेंज ऑपोजिट मीनिंग आपस में। अनचैलेंज का मतलब होता है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो जिस चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। ओके, सेम मीनिंग। यस। ठीक है। डोमिनेट का मीनिंग आ जाता है हमारे पास किसी चीज को, क्या उसे कहते हैं कि आप किसी की चीज के बारे में सोचना, यानी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये नहीं, क्या यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये नहीं है कि वो फैकल्टी के अथॉरिटी को डिफेंड करे, या उसके बारे में सोचे कि फैकल्टी के पास क्या क्या अथॉरिटी है, या उसको अंडरमाइन करे, या उसको थ्रेट कर सके कि जो अथॉरिटीज फैकल्टी के पास हैं वो उनको डिमिनिश करे या थ्रेट करे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक है ना, ठीक है, इसमें आएगा अंडरमाइन। ठीक है, क्योंकि सेकंड, अच्छा फर्स्ट अगर आपको नहीं समझ तो सेकंड को आप देखें कि द प्रेसिडेंट फेल्ट दैट प्रोफेसर कमेंट रिगार्डिंग अफर्मेटिव एक्शंस कुड नॉट रिमेन डैश, यानी प्रेसिडेंट को ऐसे लग रहा है कि जो प्रोफेसर के कमेंट्स है ना, ठीक है, उनको क्या नहीं होना चाहिए, उनको अनअवेल्ड नहीं जाना चाहिए, उनको अनचैलेंज नहीं जाना चाहिए, उनको अवर्टेड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है आपको, इधर क्या आएगा? प्रोफेसर के कमेंट्स को आप क्या नहीं कर सकते, प्रोफेसर के कमेंट्स के बारे में जो भी यहाँ पे वर्ड आएगा ना, दैट वुड बी अबाउट प्रोफेसर कमेंट। प्रोफेसर के कमेंट क्या नहीं हो सकते। किसी और को समझ आ रही है इसके बारे में? ओके, लेट अस डिस्कस। अच्छा, फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास आएगा अंडरमाइन, एंड सेकंड ब्लैंक में हमारे पास आएगा अनचैलेंज्ड। हम इसको अब देखते हैं। दिस इज अंडरमाइन एंड अनचैलेंज्ड। आप देखें, यानी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी नहीं है कि वो क्या करे, किसी भी फैकल्टी की अथॉरिटी को क्या करे, अंडरमाइन करे, उसको थ्रेटन करे। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर ने जिस भी इशू के रिगार्डिंग ये जो पॉजिटिव एक्शंस दिए हैं ना, आप उसको चैलेंज नहीं, उसको ये नहीं कि दैट कुड रिमेन अनचैलेंज, यानी उनके पास अथॉरिटी है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके उसके कमेंट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता।
या वो अनचैलेंज रहेंगे। ठीक है, बात की समझ आई है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अवर्टेड भी नहीं आ सकता। ठीक है, प्रोफेसर के कमेंट्स जो है वो अवर्ट कुड नॉट रिमेन अवर्टेड का मतलब है कि वो मेंटेन नहीं रह सकते। ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, एंड अनअवेल्ड भी हमारे पास नहीं आ सकता अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वर्ड यहाँ लगेगा दैट इज अनचैलेंज्ड। ठीक है, और यूनिवर्सिटी की पॉलिसी आपके पास अंडरमाइन नहीं कर सकती। डिफेंड तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव उसमें जाता है। ठीक है, और रुमिनेट भी नहीं आ सकता, तो इट वुड बी अंडरमाइन एंड अनचैलेंज्ड। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है, तो हम आगे चलते हैं। ओके, दीज टू क्वेश्चंस वर द एग्जांपल्स उन की जिनमें हमारे पास टू ब्लैंकर होते हैं। ठीक है, दो ब्लैंक्स हैं और दो कॉलम्स गिवन है, एक में से आपने एक उठानी है और दूसरे में से आपने दूसरी वाली ब्लैंक पिक करनी है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन 5। इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन 5 एंड 6, इसमें आपके पास अब ये 3 ब्लैंकर वाली एग्जांपल्स आ गई हैं। ठीक है, यानी 3 ब्लैंक्स हैं। ब्लैंक 1 के लिए आपको फर्स्ट कॉलम को देखना है, ब्लैंक 2 के लिए आपको सेकंड कॉलम को देखना है और ब्लैंक 3 के लिए आपको थर्ड कॉलम को देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है इन ऑर्डर टू डिफेंड द डाउनलोडिंग म्यूजिक इलीगली it is necessary to engage in a bit of ethical dash statement and while it is true that traditional record labels dash the artist regarding indefensibly large percentages of their profit स्लैश स्लैश का मतलब है कि इस चीज को आगे उसने एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, डाउनलोडिंग अ सॉन्ग इलीगली इज इक्वली डैश कॉमा बिकॉज इट रॉब्स बोथ द लेबल एंड द आर्टिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, किसी को अगर ये पढ़ के समझ आया, कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, आप इसको 1 मिनट के लिए देखें और अगर कोई बंदा इसको एक्सप्लेन करना चाहे। कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? तो अर्शद है। इसमें इलीगल डाउनलोडिंग की बात हो रही है कि कुछ हाँ लोग जी। इसको डिफाइन करते हैं और कुछ हम्म, लोग कहते हैं, कुछ लोग इससे ऑपोजिट मतलब व्यू पॉइंट रखते हैं। ठीक है, और बिकॉज इट ड्रॉप द बोथ लेवल एंड, और उसने रीजन भी दिया बिकॉज इट ड्रॉप द बोथ लेवल एंड आर्टिस्ट में, डाउनलोडिंग हम्म, सॉन्ग इलीगली इक्वली और डैश समथिंग होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये भी दिया है कि रॉब बोथ द लेबल एंड आर्ट, मतलब कि जो ब्रांड होता है वो भी और आर्टिस्ट को भी, दोनों को ना वो डिफेम करता है। ठीक तो हो गया। अच्छा, इस तरह के जब आपके पास 3 ब्लैंकर आते हैं ना, तो ये थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं और हम्म, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी है। अब देखें, इसमें एक्चुअली अगर आप देखें तो 2 सेंटेंसेस हैं। एक फर्स्ट सेंटेंस है जो कि खत्म हो रहा है आपकी ब्लैंक के ऊपर। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस आपके पास स्टार्ट हो रहा है और ये आपको उसने ये जो आपको डैशेस नजर आ रही हैं बीच में। ठीक है, ये बता जो उसने पहले बात किया उसको एक्सटेंड किया हुआ है अपनी बात को आगे। ठीक है, और एक कॉमा भी है, 2 क्लॉज भी हो गई हमारे पास। ठीक। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू डिफेंड डाउनलोडिंग म्यूजिक इलीगली। अब इसमें कीवर्ड्स अगर आप देखें तो उसने बात स्टार्ट होती है डिफेंड डाउनलोडिंग म्यूजिक इलीगली। इस चीज को डिफेंड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू एंगेज इन अ बिट ऑफ एथिकल डैश। आपको एथिकली किस चीज में एंगेज होना चाहिए, पहली बात यहां से आएगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि वाइल इट इज ट्रू दैट ट्रेडिशनल रिकॉर्ड लेबल्स डैश देयर आर्टिस्ट, यानी जो ट्रेडिशनल रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं वो अपने आर्टिस्ट के साथ क्या करते हैं। अब ये जो क्या है ना इस ब्लैंक का, ये आपको ये नेक्स्ट वाली आंसर दे रही है, डिमांडिंग इनडेफिनेबल लार्ज परसेंटेजेस ऑफ देयर प्रॉफिट, यानी वो उनसे उनके प्रॉफिट का बहुत ज्यादा हिस्सा मांगते हैं। जो रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं वो आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा उनके प्रॉफिट में से परसेंटेजेस मांग रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इधर तो कुछ नेगेटिव आएगा कि डेफिनेटली वो उनको यहाँ पे रॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग अ सॉन्ग इलीगली इज इक्वली डैश। वो कह रहा है कि डाउनलोड अगर आप, अच्छा एक उसने पहली बात ये कर दी। ठीक है, कि रिकॉर्ड लेबल जो है वो आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा रॉब कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे बतानी है कि ये इस वाली ब्लैंक में क्या चीज फिट होगी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे हो रही है कि जो आपके सॉन्ग हैं जो आप इलीगली डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, डैश वो क्या है, बिकॉज इट रॉब्स बोथ द लेबल एंड द आर्टिस्ट, यानी वो आपके
आर्टिस्ट को भी रॉब कर रहा है, वो आपके लेबल को भी रॉब कर रहा है। तो इन दोनों में जो वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, वो दोनों आपके पास क्या हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन आप इसको नहीं बता पा रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी। अगर आपको फर्स्ट ब्लैंक नहीं भी समझ आती है ना, समटाइम्स इन 3 ब्लैंकर क्वेश्चन, ठीक, तो आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से आप आगे चले जाएं, कि शायद आपको बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ आ जाए कि फर्स्ट ब्लैंक में एक्चुअली हो क्या रहा था, वो किस तरह की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेकंड ब्लैंक को देखते हैं। वो ये कह रहा है कि while it is true that traditional record labels dash the artist। अब वो आर्टिस्ट को क्या कर रहे हैं, हमारे पास ब्लैंक्स देखते हैं, क्या है, स्विंडल है, डिसअब्यूज है, ये डिलूज है, ठीक है। अच्छा, स्विंडल जो होता है ना, स्विंडल का मतलब होता है कि आप किसी को जो है ना डिसीव कर रहे हो, मतलब उसको इलीगल वे से ना, मतलब आप उससे मनी से उसको डिसीव कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको इसका ना मीनिंग दिखा भी देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्विंडल, लेट्स सी, स्विंडल, ठीक है, यूज डिसेप्शन टू डिप्राइव समवन ऑफ मनी और पोजेशन, ठीक है, या फ्रॉड करना किसी के साथ, ठीक हो गया। ये सारी चीजें स्विंडल की सेंस में आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डिसअब्यूज जो है ना आपके पास, अब्यूज के ऑपोजिट है। अब्यूज करना आपको सबको पता है क्या होता है, ठीक है। डिसअब्यूज मीन किसी को करेक्ट करना, ये इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ड हो एंड गया, ये थर्ड तो नहीं वन हो इज, सकता। यस, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। एंड थर्ड वन इज डिलूज। डिलूज का मतलब होता है सबमर्ज होना या ड्राउन हो जाना, ठीक है। लाइक जिस तरह जब फ्लड्स आते हैं ना तो चीजें डिलूज हो जाती हैं, ठीक है। अब आपके जो रिकॉर्ड लेबल्स हैं वो आर्टिस्ट के साथ क्या कर रहे हैं, उनको फ्रॉड कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है, डिप्राइव कर रहे हैं मनी से, उनको इतनी बड़ी बड़ी उनसे परसेंटेजेस मांग के उनको डिसअब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको करेक्ट कर रहे हैं, या फिर उनको डिलूज कर रहे हैं। स्विंडल अब ही आएगा इसमें, यस, फ्रॉड कर रहे हैं ठीक है, ना। यस। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, स्विंडल, ठीक हो गया। स्विंडल इज द करेक्ट आंसर, तो हियर इज स्विंडल। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब वो नेक्स्ट बात में ये कह रहा है कि डाउनलोडिंग अ सॉन्ग इलीगली इज इक्वली डैश। अब दूसरी बात उसने ये की कि ये वो तो रिकॉर्ड लेबल्स कर रहे, एक बात खत्म होगी। अब जो आप इलीगली साउंड सॉन्ग्स को डाउनलोड कर रहे हो ना, ठीक है, वो इक्वली क्या है, इक्वली इसके साथ इक्वली ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव वर्ड था ना तो इधर भी जो वर्ड होगा वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। बिकॉज इट रॉब्स बोथ लेबल एंड आर्टिस्ट, यानी आप आर्टिस्ट को भी रॉब कर रहे हो और लेबल को भी रॉब कर रहे हो, ठीक है। तो इक्वली क्या है, जस्टिफाइबल है। जस्टिफाइबल आपको पता है ऐसी चीज होती है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियसनेबल है, ठीक है, इसका मतलब होता है इमोरल। और तीसरा स्कर्पलस। स्कर्पलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, मिटिकुलस होना, ठीक है। तो ये आपका, ये भी जस्टिफाइबल भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया और स्कर्पलस भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा जो बचा ये आपके पास क्या है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड। यस, ठीक है। तो दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ठीक है, कि ये इमोरल है, कि आप ये जो डाउनलोड इलीगली डाउनलोड करें ये भी आपके पास इमोरल है, ठीक हो गया। अब हम वापस चलते हैं फर्स्ट उसकी तरफ। उसने कहा इन ऑर्डर टू डिफेंड डाउनलोडिंग म्यूजिक इलीगली, आप जो म्यूजिक को इलीगली डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू एंगेज इन अ बिट ऑफ एथिकल डैश। तो एथिकल किस में आपको एंगेज होना चाहिए, कंट्रोशन, कंटोर्शन। कंटोर्शन का मतलब होता है ऐसी चीज दैट इज ट्विस्टेड, ठीक है। लीनेसी, ठीक है। लीनेसी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर मर्सीफुल, ज्यादा मर्सीफुल होना, मर्सी। ठीक है। ठीक है। एंड प्रोबिटी, प्रोबिटी भी ऑनेस्ट है। तो ये एथिकली कंटोर्शन। ऑनेस्ट है, ये एथिकली आपके पास, सॉरी सर आपने क्या कहा, कंटोर्शन। यस, कंटोर्शन, ठीक है। कंटोर्शन ही फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा, कंटोर्शन, यानी अगर आप इस चीज को डिफेंड करें तो ये एथिकली एक ट्विस्टेड सी बात है, सही बात नहीं है ये, ठीक है। एथिकली ना तो ये जो है ना हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, ना ये हमारे पास ऑनेस्ट है। तो ये एक एथिकली ट्विस्टेड बात है कि आप इसको कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है, अप्रोच आपको समझ आ गई है। सिर्फ मीनिंग्स भी आना जरूरी नहीं है, अगर आपको अप्रोच की समझ नहीं आ रही है कि मैंने क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है, क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जो चीज मैं कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है, कि आपको पता हो कि मैंने कहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, कहाँ नेगेटिव वर्ड का यूज है, कहाँ पे
मैंने ऑप्शन में से क्या चीज को सिलेक्ट करें। अगर देखें, अगर आपको सिंपली ये भी पता है ना कि इधर नेगेटिव वर्ड आता है और आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, तो भी आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि जस्टिफाइबल और सरप्लस तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो जो तीसरा बचा वो होगा नेगेटिव ही, और वही आंसर होगा। ठीक है, ऑल राइट। चलें जी Yes. अगले की तरफ चलते हैं। अगला भी हमारे पास 3 ब्लैंकर है। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं। वो कह रहा है द फैक्ट दैट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10,000 years ago was so much shorter than it is now often dash as evidence supporting the notion that the world always improves with time. However, if you dash for the fact that most children in the epoch died in childbirth, it turns out that the life expectancy back then was nearly the same as it is now. On a dash note, it also turned out that many barbaric hunter-gatherer tribes were taller on the average than the average person now living. किसी को ये पढ़ के कुछ समझ आ रही हो इतनी पूरी बड़ी स्टेटमेंट? तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। पहले पहले जो ब्लैंक है उसको तो उसका अभी आइडिया नहीं हो रहा। दूसरे में क्या आएगा, हाउएवर है ना, तो पहले ब्लैंक के ऑपोजिट कोई वर्ड होगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और देखने वाली बात ये हाउएवर है। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ, और और यहाँ पे जो थर्ड ब्लैंक है ना उसमें ऑन अ डैश नोट है, और जो बात की हुई है ना ये ऑपोजिट बात की, मतलब कि ऑपोजिट नहीं की हुई, मतलब कि इससे हट के बात की हुई है बिल्कुल ना, इससे रिलेट नहीं करा जो उसने पीछे बात की है। तो इसमें जो ऑप्शन है ना कंट्रास्टिव, कंट्रेरी कोई बात नहीं की हुई, तो उसे कोई साइड कोई रख के कोई बात की हुई है, तो उस तरह मुझे लग रहा है कि साइड रियल शायद आए। और टेंजेंशियल का मुझे मीनिंग नहीं आइडिया। टेंजेंशियल का क्या मीनिंग है? टेंजेंशियल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि डिफरेंट हो, टॉपिक से हट करो। टेंजेंशियल ही आएगा फिर। ठीक है, और जो साइड्रल आपने कहा है ना, हम्म, साइड्रल बेसिकली इस वजह से नहीं आएगा कि साइड्रल आपके पास वर्ड, ये साइड से साइड्रल नहीं निकला, ये साइड्रल है स्टार्स के बारे में। ठीक है। ठीक है, यस, ओके। सेलेस्टियल सही है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ इतनी बात क्या आ गई है कि टेंजेंशियल है। दो, हाँ दो हम्म, सेंटेंसेस थे, एक कॉम्प्लेक्स था एक सिंपल। पहले में उसने एक अलग बात की है, दूसरे में उसने एक अलग बात की है। ठीक है, लेकिन वो दोनों बातें ऑपोजिट नहीं थी, दो डिफरेंट हम्म, बातें थी, ऑपोजिट बातें नहीं थी। हम्म, दैट्स द मेन पॉइंट टू नोट। ठीक है, तो इट मींस कंट्रास्टिव नहीं आ सकता। अगर उसने डेथ के बजाय इसमें कुछ लाइफ लाइफ की बात की होती ना, तो ये एक हम्म, ऑपोजिट बात थी, हम कंट्रास्टिव के साथ जा सकते थे। लेकिन उसने एक जगह पे डेथ की बात की हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की है, दूसरी जगह उसने हाइट की बात कर दी है, तो ये टेंजेंशियल है। ठीक हो गया, ये नेट ऑफ टॉपिक चले गया वो, एक डिफरेंट डाइवर्स बात उसने कर दी। चले वापस ऊपर आते हैं। अब उसने ये कहा है कि the fact that average life expectancy 10,000 years ago was so much shorter than it is now, यानी 10,000 पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि लोग कितना टाइम जिंदा रहते थे, वो शॉर्टर थी उससे जो कि अब है। ठीक है, इज ऑफन डैश एज अ एविडेंस, तो ये जो कि एज अ डैश एज अ एविडेंस, तो जो भी चीज इस वर्ड में आएगी वो इस एविडेंस के साथ जा रही है। ठीक है, तो साइटेड एज अ एविडेंस होगा, डिसरिगार्डेड एज एविडेंस होगा, या एम्बॉडीड एज एविडेंस होगा। ठीक है, साइट का आपको पता है, साइट का मतलब होता है हवाला देना। ठीक है, गिव रेफरेंस। ठीक है, डिसरिगार्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, ये डिसरिगार्ड हो जाता है। ठीक है, और एम्बॉडीड का मतलब होता है पर्सोनिफाई करना। तो अब आप बताएं कि साइट करते हैं एज एविडेंस, डिसरिगार्ड कर रहे हैं या एम्बॉडीड कर रहे हैं? भाई एविडेंस की बात हो रही है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो साइटेड ही आएगा। यस, साइटेड एज एन एविडेंस। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, साइटेड आ जाएगा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है हाउएवर, लेकिन dash the fact that most children in the epoch died in childbirth, it turns that life expectancy back then was nearly the same as it is now. अच्छा, अब उसने उसने कहा है कि अगर आप देखें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 1,000 years पहले शॉर्टर थी अब से, जैसा कि हमने एविडेंस में देखा है, जैसा कि एविडेंस को एविडेंस रेफर करते हैं। लेकिन हाउएवर आ गया ना आपके पास। ठीक है, अगर आप फैक्ट्स को क्या करें, अब वो ये बता रहे हैं। अब आपने फैक्ट्स को जो करना है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी बताएगी। ठीक है, हम्म, कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक पॉक में उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम में, चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे बच्चों की चाइल्ड बर्थ में डेथ हो गई थी। तो इससे ये बात हमें पता चलती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उस वक्त थी वो अभी भी सेम है। तो अब आप फैक्ट्स को क्या करेंगे,
प्रिपेयर करेंगे, रीड करेंगे या करेक्ट करेंगे? करेक्ट करेंगे। हाँ जी, करेक्ट। यस, ठीक है। क्योंकि करेक्ट आपने क्यों लगाया? क्योंकि आपने ये जो हाउएवर है, ये चीज आपको क्या बता रही है कि पहले जो चीज एविडेंस में साइटेड है, ठीक है, और अब आपने जब देखा तो आपके एविडेंस, अब ये चीजें पता चल रही हैं कि नहीं, पहले वाली बात ठीक नहीं थी, जो एविडेंस आपको मिल रहे हैं वो चीज ठीक नहीं है, तो आप फैक्ट्स को क्या कर रहे हैं? करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है। और फिर थर्ड ब्लैंक में हमारे पास क्या है कि वो कह रहा है कि इसी तरह पे डैश नोट पे, क्योंकि अब हमने लगा दिया टेंजेंटल, क्योंकि अब ये टॉलर की बात हो रही है तो ऊपर टॉलर से इसका कोई लिंक नहीं बन रहा ना, ये ऑपोजिट नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्स बात चली गई है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई है? ओके, एक और हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सेवंथ वाला जो है ये वन ब्लैंकर है, ठीक है, और ये आप लोगों में से ही कोई मुझे बताएगा कि ये क्या है। ठीक है, ये वन ब्लैंकर सिंपल होते हैं आपके पास 2 और 3 से। वो कह रहे हैं ऑन एन एप्टीट्यूड टेस्ट इन 1986 एन आर्गुमेंट पोस्टेड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग बैंक ट्रांजिशन फ्रॉम होम वाज लाइकली एज फ्लाइंग कार्स, एन आर्गुमेंट दैट टुडे साउंड्स डैश। कोई इसको एक्सप्लेन कर दे अगर स्टेटमेंट को। किसी को अगर स्टेटमेंट समझ आ रही है तो। तो उसने आर्ग्यूमेंट की बात की है कि जैसे कि बैंक, उसने कहा है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम होम जो है ना 1986 में ऐसे समझा जाता था जैसे कि फ्लाइंग कार्स है, ठीक है। जो कि आर्ग्यूमेंट जो आज अगर देखा जाए तो साउंड्स एब्सर्ड की फॉर्म में शायद कुछ आएगा, साउंड एब्सर्ड। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब आपको मतलब इतनी आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ गई है कि स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। ठीक, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट जो किया गया था 1986 में, वो उसमें ही उन्होंने ये कहा था कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो आप घर से कर रहे हैं इट वुड बी लाइक फ्लाइंग कार्स, मतलब इम्पॉसिबल सी एक बात थी। ठीक है, लेकिन अब आज के दौर में वो आर्गुमेंट कैसा है? प्रेसिडेंट है, पैराडॉक्सिकल है, प्रीजम्पशस है, प्रीपोस्टरस है या पिथी है? ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको इनकी मीनिंग बता देती हूँ। प्रेसिडेंट का मीनिंग हमारे पास होता है नॉलेज ऑफ फ्यूचर, यानी आजकल का ये आर्गुमेंट, अब ये आर्गुमेंट कैसे लगता है जैसे आपके पास फ्यूचर नॉलेज है कोई। ठीक है। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि ठहरे, पैराडॉक्सिकल एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये बात, हाँ, दोनों ऑपोजिट बात है कॉन्ट्रडिक्टरी। ना। हम्म। हाँ, कॉन्ट्रडिक्टरी की सेंस में ये हम्म। आता है, लेकिन ये होता है कि आप जो है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पैराडॉक्सिकल आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस है ना वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। प्रिजम्पशस जो होता है आपके पास, इसका मतलब होता है बड़ा बोल्ड सा स्टेटमेंट देना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई बात कर देना। ठीक है। प्रीपोस्टरस जो है आपके पास, इट मीन्स absurd, एंड पिथी आपका मतलब होता है कॉम्पैक्ट या शॉर्ट। ठीक, तो जैसे कि अभी सर ने कहा कि इसमें कुछ absurd सी बात आएगी। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो प्रीपोस्टरस आएगा, absurd हाँ। का जो करेक्ट मीनिंग जा रहा है ना, वो जा रहा है प्रीपोस्टरस के साथ। पैराडॉक्सिकल में भी absurd आता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि पैराडॉक्सिकल का ये मतलब होता है कि डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा वो दूर से रिलेट कर रहा है, मतलब लूज सिनम में जिस तरह होती है ना चीजें, लूजली रिलेट कर रहा है। जो एग्जैक्टली आपके साथ जा रहा है ना, वो क्या है? प्रीपोस्टरस है। ठीक हो गया। हम्म। यानी उस टाइम पर तो ये फ्लाइंग कार्स जैसी बात लगती थी कि आप घर बैठ के ट्रांजेक्शन कर लेंगे, लेकिन अभी के दौर में, अभी तब कोई आपको ये बात बोले कि इट वुड बी लाइक फ्लाइंग कार्स, तो ये बड़ी एक absurd सी बात लगती है, क्योंकि इट इज वेरी पॉसिबल नाउअडेज। ठीक हो गया। चलें, लेक्चर को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि आप इस पोर्शन को किस तरह से करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट कंप्लीशन वाले में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह की स्ट्रेटजीज आप यूज करेंगे, और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, कल हम इंशाल्लाह सेंटेंस कंप्लीशन को करेंगे, और अगर हुआ तो साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या लॉजिक बेस में से भी किसी को देख लेंगे। ठीक है, किसी का कोई सही होगा। क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लें। नो मैम, और भी है। ठीक है, आई होप कि आज आपको समझ आ गया होगा।
रेस्ट अगर आपको इसमें आप इसको गो थ्रू करें अपने एंड पे, अगर कोई चीज है, कोई स्टेटमेंट है जो आप नहीं समझ पाते हैं या आपको उसका आंसर नहीं समझ आ रहा कि किस तरह, तो आप स्लैक पूछ लें, ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, चलें, चलें, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।